हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनूप स्टडी जोन। आई होप आप लोग जहां भी होंगे अच्छे से और स्वस्थ तरीके से होंगे और आप लोग का तैयारी भी फर्स्ट क्लास से चल रहा होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे पेट नोटिफिकेशन 2022 जो कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा क्या किया गया है, जारी किया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए, इस पेट में कैंडिडेट का एज क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ साथ में इस पेट एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों और जो पेट का एग्जाम है वो किस पैटर्न पर बेस्ड रहेगा ये भी हम लोग क्या करेंगे इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ ये भी डिस्कशन करेंगे कि पेट एग्जामिनेशन के लिए कैंडिडेट को क्या उनकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों, और एग्जाम डेट कब होगा उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ में ये बात करेंगे कि जो पेट है उसका जो फॉर्म है, फॉर्म फिलअप प्रोसेस कब से स्टार्ट हो गया दोस्तों, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे कि जो हमारा फॉर्म फिलअप प्रोसेस है वो उसका लास्ट डेट कब होगा। साथ में हमारा यदि फॉर्म में फिलअप में कोई गलती हो जाती, कोई त्रुटियां आ जाती, तो उस त्रुटियां को सुधारने के लिए हमें कितने दिनों का और मौका मिल सकता है। तो सभी बातों को हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन जानेंगे। दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सिर्फ एक कार्य करेंगे, आप लोग धैर्य के साथ वीडियो लास्ट तक देखेंगे बिना स्किप किए। यदि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों इसके नोटिफिकेशन पर डायरेक्ट चलते हैं, वहीं पर वन बाय वन सभी बातों को हम लोग क्लियर करते हैं और जानते हैं। दोस्तों अपने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्या हुए हैं, नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। किसके नोटिफिकेशन पर आ गए हैं, तो यूपी ट्रिपल एससी के हम लोग नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। और यहाँ पर पहले पॉइंट में ये मेंशन किया गया इस नोटिफिकेशन में कि आपका जो ये पेट का एग्जाम है उसका जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस है वो 28/6/2022 से शुरू हो जाएगा, यानी कि कल से ही क्या हुआ है, शुरू हो गया है। और इसका जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस जो लास्ट डेट होगा उसका वो लास्ट डेट है 27/7/2022 दोस्तों। यदि इनके फॉर्म फिलअप करने में कोई भी आपसे त्रुटियां हो जाती हैं तो उसको सुधारने तक जो मौका दिया गया है वो है आपका 3/8/2022 दोस्तों। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे ये बात दोस्तों। अब आगे चलते हैं। आप लोग का ये सवाल होगा, सर आपने तो ये बता दिया कि फॉर्म फिलअप प्रोसेस इस दिन से स्टार्ट हो रहा, लास्ट डेट ये, यानी कि इन दिनों के बीच में हम अपना फॉर्म फिलअप प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पर करें। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो आपका मेंशन किया गया है पहले पॉइंट में इस नोटिफिकेशन में कि आप क्या करेंगे, आपका ये वेबसाइट जो है uptplsc.gov.in, यहीं पर आप क्या करेंगे, इसको लॉगिन करेंगे दोस्तों और यहाँ से अपना फॉर्म फिलअप प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर जो ये सेकेंड पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें जो सेकेंड पॉइंट में आपका सेकेंड और थर्ड दोस्तों ये दोनों को मिलाकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट में इस नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है कि दोस्तों जो आपका रिजल्ट निकला था 2021 पेट का वो कब निकला था, 28/10/2021 में निकला था, जो कि अभी हम जस्ट आगे बता कर आ रहे हैं। फिर से हम बता दे रहे दोस्तों, इसका जो रिजल्ट निकला था 28/10/2021 को निकला था। यही बोला कि 28/10/2021 से लेके 27/10/2022 तक इसका क्या रहेगा, उस रिजल्ट का प्रभावी रहेगा, यानी इसका जो वैलिडिटी रहेगा वो 1 वर्ष तक रहेगा, यानी कि 28/10/2021 से लेके 27/10/2022 तक इन दोनों के बीच में जो भी कैंडिडेट 2021 का पेट क्वालिफाई किए वो क्या करेंगे, यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी वैकेंसी में 2021 के अंतर्गत उस वैकेंसी में क्या करेंगे, बैठ सकते हैं दोस्तों। ये पॉइंट यही कह रहा है। उसके साथ साथ कह रहा है यदि कोई भी कैंडिडेट क्या किया रहेगा, यदि वो 27/10/2022 के उपरांत, यानी कि 27/10/2022 के बाद की बात कर रहा है, तो यदि 2022 का अगर क्या किया रहेगा, पेट का यदि वो एग्जाम नहीं दिया होगा तो 27/10/2022 के बाद वो क्या करेगा, किसी भी आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में नहीं बैठ सकता दोस्तों, या फिर एग्जाम भी दे दे तो उसको अगर क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है तो यूपी ट्रिपल एससी 2022 के अंतर्गत जो भी वैकेंसी निकालेगा उस वैकेंसी में कैंडिडेट नहीं बैठ पाएंगे। यही पॉइंट इसमें क्या किया है, मेंशन किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चौथा पॉइंट में ये मेंशन किया गया कि आपका जो ये फॉर्म है वो सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म को क्या किया जाए, स्वीकार किया जाएगा, यानी ऑनलाइन थ्रू आपका एप्लीकेशन क्या किया जाएगा उसको स्वीकार किया जाएगा, और अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा आपके एप्लीकेशन को। और जो वेबसाइट है वो वेबसाइट ये uptplsc.gov.in, इसी को लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो आप लोग एप्लीकेशन को जब आप फिलअप करेंगे उसमें 5 प्रक्रिया होंगे, यानी 5 प्रक्रिया से क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो कौन कौन से प्रक्रिया होंगे, तो पहला आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप पहले क्या करेंगे, आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद
आप क्या करेंगे, आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो भी पार्ट आए, यानी जो भी अपना नाम हो गया, मम्मी का, पापा का, ये सबका नामों को क्या करेंगे, आप लोग अपने एड्रेस को फिलअप करेंगे उस एप्लीकेशन में। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, फ़ी पेमेंट करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये सभी प्रोसेस करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन का क्या लेंगे, प्रिंट ले लेंगे दोस्तों, ठीक है, जो कि बाद में बहुत ही ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। तो प्रिंट ले लीजिएगा, ठीक है। और सर आप सोचेंगे सर हम लोग क्या क्या अपने अपने एप्लीकेशन में भरेंगे। तो जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे दोस्तों, तो रजिस्ट्रेशन में आप अपना किस श्रेणी में आते हैं उसके बारे में लिखें, जन्म तिथि के बारे में लिखें, आपका लिंग क्या, आप मेल हैं फीमेल उसके बारे में बात करें, आप लोग की शादी हुआ कि नहीं हुआ उसके बारे में बात करेंगे, अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, पता लिखेंगे दोस्तों। और साथ साथ में आप कितना तक अपना पढ़े हैं, कहाँ तक आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, उसके बारे में भी आप लोग क्या करेंगे, सही अपने एप्लीकेशन में भर देंगे दोस्तों। यही आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में इतना ही चीज़ आपको चाहिए, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों जब आप लोग अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे तो उस फोटो पर आप क्या होना चाहिए, उसके फ़ोटो पर यानी उसके चेहरे पर क्या होना चाहिए, चमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा क्या होना चाहिए, छाया होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए दोस्तों। और साथ में वो जो बोला है फ़ोटो आपको कैसा होना चाहिए, आपका फ़ोटो जो है डोरी से लेकर शिखर, यानी कि मेनली बात कर रहा है पासपोर्ट साइज़ का उसको क्या चाहिए, फ़ोटो चाहिए दोस्तों। और चेहरे के दोनों जो आपके किनारे के जो कान है उन्हें साफ तरीके से उन्हें दिखाई देना चाहिए दोस्तों। ये जो आप लोग चश्मा पहनेंगे उस चश्मे के अंदर जो आपका आँख है वो आँख अच्छे से दिखाई देना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब जो चश्मा है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए इससे दोस्तों। और जो शीशा वो कैसा होना चाहिए, रंगीन नहीं होना चाहिए दोस्तों, यानी कि आप लोग सिंपली आप लोग ग्लासेस का यूज करेंगे। नॉर्मली आप लोग जो ग्लासेस यूज़ करते हैं, जो सेल्फी लेकर आप लोग जो फोटो ग्लासेस यूज़ करते हैं उस ग्लासेस का मांग यहाँ पर नहीं किया, तो ध्यान से दीजिएगा। जब आप लोग फ़ोटो खिंचवाएंगे तो कैमरे पर आप क्या करेंगे, सीधी नज़र रखेंगे और साथ ही साथ अपने आँख और मुंह को क्या करेंगे, बंद किए रहेंगे जब आप लोग अपने फ़ोटो को खिंचवाएंगे दोस्तों। जहाँ फ़ोटो खिंचवाएंगे उसके पीछे जो आपकी बैकग्राउंड रहेगा वो सफ़ेद होना चाहिए या फिर हल्के रंग की होना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद जो आपकी फ़ोटो वो 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जो कि लगभग आपका 100 में से 70% भाग होना चाहिए दोस्तों। और ये जो फ़ोटो आप लोग खिंचवाए होंगे वो 6 महीने के अंदर होना चाहिए दोस्तों। उसके साथ साथ ये भी मेंशन किया कि जो भी कैंडिडेट अपने फ़ोटो को अपलोड करेंगे वो 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, आपका लंबा होना चाहिए। जो फ़ोटो है वो कैसा होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए। और उसके साथ जो फ़ोटो का साइज होगा वो 50 KB होना चाहिए, यानी कि 50 KB से ना ही ज़्यादा होना चाहिए ना ही 50 KB से कम होना चाहिए। यानी कि जब अपने फ़ोटो को अपलोड करोगे एप्लीकेशन में तो वो 50 KB का ही होना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद जो आपका हस्ताक्षर यानी जो आपका सिग्नेचर है वो 3.5 सेंटीमीटर लंबा और 1.5 सेंटीमीटर आपका क्या होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। और ये जो आप स्कैन करके अपने एप्लीकेशन में जो पेस्ट करोगे तो आपका 30 KB का होना चाहिए, ना ही इससे ज़्यादा ना ही इससे कम। और दोस्तों आप जब क्या करते हैं, सिग्नेचर करते तो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैपिटल फॉर्म में अपना सिग्नेचर कर देते हैं दोस्तों। आपको कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करना, यदि आप इस कैपिटल लेटर में अपना सिर्फ नाम लिख देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं तो उसको अमान्य माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये जो नीचे जो लाइन लिखा है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप सिग्नेचर कर लें, सिग्नेचर के बाद अपना नाम लिखें। जैसे मेरा मान लीजिए नाम है अंकित, ठीक है, मान लीजिए मेरा अंकित है, मैंने सिग्नेचर ऐसे कर लिया। सिग्नेचर के नीचे आप क्या करेंगे, ऐसे हिंदी में लिखेंगे अंकित, ठीक है। यदि बात करिए जो एग्ज़ाम का उसका जो फ़ी है, ठीक है, वो फ़ी आप लोग बैंक के थ्रू भी दे सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इनके थ्रू आप लोग क्या करते हैं, इनके माध्यम से अपना फ़ी जमा कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपका जनरल है उनके लिए जो फ़ी होगा टोटली वो होगा 185 रुपये, ठीक है। और जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं जैसे कि OBC हो गए उनके लिए कितना होगा, उनके लिए भी 185 ही रखा गया है। और जो आपके अनुसूचित जाति यानी SC है उनके लिए कितना रखा गया है, 95 रुपये रखा गया है दोस्तों। और जो आपके ST उनके लिए कितना रखा गया है, 95 रुपीज़ रखा है। उसके साथ साथ जो विकलांग से बिलोंग करते हैं, जो विकलांग है उनके लिए 25 रुपये रखा गया है इस एग्जामिनेशन का फ़ी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों 11.2 में यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया है इस नोटिफिकेशन में कि जब आप लोग क्या करेंगे, अपने फॉर्म को भरेंगे, यदि फॉर्म को जब आप लोग भरते हैं तो कुछ त्रुटियां हो जाती हैं बाय द मिस्टेक, फिर उसके लिए कुछ मौका भी दिया गया है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग को मौका दिया गया है कि आप लोग यदि इतने दिनों के बीच में आप लोग अपने फॉर्म को भर लेते हैं और इसमें कोई त्रुटियां हो जाती हैं तो उसको सुधारने के लिए 3/8/2022 तक आपको मौका दिया जाएगा दोस्तों। तो यदि जब आप लोग ये क्या करते हैं, कुछ संशोधन करते हैं, जब आप लोग कुछ सुधारना चाहते हैं इस
एप्लीकेशन में दोस्तों, तो आप लोग सिर्फ अपने नाम, अपने पता, अपने पापा के नाम के बारे में ये सभी बातों में क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। लेकिन आप अपने ईमेल और आप अपने मोबाइल नंबर में संशोधन नहीं कर सकते दोस्तों। यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि परंतु अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। यही जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यानी जो भी त्रुटियां हैं आप अपने नाम, पता के अबाउट में, अपने क्वालिफिकेशन में आप अपना संशोधन कर सकते हैं, बट अपने नंबर और अपने ईमेल पर संशोधन नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए क्योंकि आपके ईमेल पर ही, आपके फ़ोन पर ही OPT आएगा जब आप लोग क्या करेंगे, संशोधन करेंगे अपने फॉर्म में दोस्तों। ठीक है, इसीलिए आपका जो मोबाइल नंबर और जो आपका ईमेल है उसमें आपका संशोधन देने का ऑप्शन नहीं दिया गया है इसमें। और उसके बाद जो आपका क्वालिफ़िकेशन है, वो आपका क्वालिफ़िकेशन है 10th का। अगर आपके पास डिग्री है तो इस फॉर्म के लिए आप क्या है, एलिजिबल है। उसके बाद उसके आगे का भी डिग्री है तो आप तब भी आप क्या है, एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें हैं कि सीमा आयु यानी इस एग्ज़ाम को देने के लिए हमें एज कितना चाहिए, तो कम से कम दोस्तों आपका 18 से लेके 40 वर्ष के बीच में अगर आप हैं तो इस फॉर्म को आप क्या हैं, एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा जो एग्ज़ाम है उसका क्या मतलब कि पैटर्न होता है और उसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखो, आपको पूर्णतः जो आपको एग्ज़ाम देने का जो समय मिलेगा, अवधि जो रहेगा वो 2 घंटे रहेगा, और जो आपका मार्क्स रहेंगे वो 100 मार्क्स रहेंगे। और दोस्तों अगर बात करें कि कैसे हमारा माइनस मार्किंग होगा, तो दोस्तों आपका माइनस मार्किंग जो 1/4, यानी कि यदि आपका एक क्वेश्चन गलत है तो उसके लिए आपका 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। और एक क्वेश्चन के लिए यदि आपका एक क्वेश्चन सही है तो उसके लिए 1 नंबर आपको दिए जाते हैं। यदि आपका एक क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसके लिए 1/4 यानी कि 0.5 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा दोस्तों। यही आपका एग्जाम पैटर्न है। यदि दोस्तों हम लोग डिस्कशन करें पेट के एग्जामिनेशन के बारे में, तो देखिए दोस्तों, जो पेट का एग्जाम होता है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग अभी जस्ट 1 बाय 1 देखेंगे कि किस किस सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन बनता है आपके पेट के एग्जामिनेशन में। ठीक है दोस्तों, इस पहले पॉइंट में मेंशन किया गया है सिलेबस के अबाउट में कि आपका 10 नंबर आएंगे वो इतिहास से आएंगे। किससे आएंगे? इतिहास से आपके 10 नंबर आएंगे। और जो 5 नंबर है आपका वो मध्यकालीन इतिहास से और प्राचीन इतिहास से मिलाकर आपका 5 नंबर का बनेगा। और जो आपका मॉडर्न इतिहास है उससे 5 नंबर का बनेगा, यानी तीनों इतिहास मिलाकर आपका 10 नंबर का आएगा। उसके बाद करा ज्योग्राफी जो है उसमें 5 नंबर आएंगे। और जो ज्योग्राफी आपका वो भारत का और विदेश का दोनों होगा दोस्तों, यानी विश्व का भी होगा ज्योग्राफी और इंडिया का भी ज्योग्राफी होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो इस सिलेबस में मेंशन किया गया है चौथे पॉइंट में कि आपका क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे, इकोनॉमिक्स से भी आपका क्वेश्चन बनेगा इस एग्जामिनेशन में, पेट के एग्जामिनेशन में। और दोस्तों ये जो एग्जामिनेशन होगा इकोनॉमिक्स के जो आपके पेपर में आएंगे वो 5 नंबर के आएंगे दोस्तों। और आपका अलग अलग टॉपिक है, निम्नलिखित टॉपिक है। इन्हीं निम्नलिखित टॉपिक को आप लोग तैयार कर लीजिए इकोनॉमिक के अंतर्गत, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा एग्जामिनेशन में दोस्तों। ठीक है, अगर बात करें 5वें पॉइंट की, तो आपका जो संविधान है यानी कि जो आपकी पॉलिटी है उससे भी आपका क्वेश्चन बनेगा इस एग्जामिनेशन में। और ये जो पॉलिटी से क्वेश्चन बनेगा वो टोटल 5 नंबर का बनेगा। और ये निम्नलिखित टॉपिक की, जिसे बात करें टॉपिक के बारे में, तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार के बारे में आपसे पूछेगा, कर्तव्य के बारे में पूछेगा, संसदीय प्रणाली के बारे में पूछेगा दोस्तों। इन्हीं टॉपिकों के बारे में आप लोग को बारे में पूछेगा, इन्हीं से आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा इस एग्जामिनेशन में। साथ साथ में जिला पंचायत से आपका क्या करेगा, क्वेश्चन बनाएगा। आगे बात करें छठवें पॉइंट में, इस नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है कि आपका साइंस से भी इस पेपर में क्या आएगा, आपका क्वेश्चन आएंगे। साइंस के आपके 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं, बायोलॉजी। इन तीनों पार्ट से आपका क्वेश्चन बनेगा जो कि 5 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा इस एग्जामिनेशन में। और आगे बात किया दोस्तों कि मैथ के बारे में बात कर रहा है, यानी कि मैथ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा इस एग्जामिनेशन में। और टोटल 5 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा इस मैथ से क्वेश्चन। और इसमें निम्नलिखित टॉपिक दिए गए हैं, जैसे अगर बात करें तो पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव हो गया, प्रतिशत से आपका क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। असाधारण अंकी गणितीय समीकरण से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। उसके साथ वर्गमूल से क्वेश्चन बनेगा, घातांक और एवं घात से क्वेश्चन बनेगा, और औसत से भी आपको क्वेश्चन बनेगा इस एग्जामिनेशन में। ठीक दोस्तों, आगे बात किया हिंदी में बात किया दोस्तों। जो हिंदी है आपके व्याकरण, देखिए हिंदी में 2 पार्ट होते हैं, एक पद होता है, गद्य होता है, एक ये पार्ट हो गया, और उसके साथ एक पार्ट आपका जो है वो व्याकरण के रूप में पार्ट है दोस्तों। तो व्याकरण से आपका
जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे इस एग्जामिनेशन में। और वो टॉपिक कौन कौन से होंगे, तो संधि होगा, विलोम होगा, प्रवाची होगा दोस्तों, और उसके बाद वाक्यांशों के लिए शब्द होंगे दोस्तों, लिंग होंगे, और उसके साथ साथ समश्रुत भिन्नार्थक शब्द आएंगे दोस्तों, मुहारे आएंगे, लोकोक्तियाँ आएंगे दोस्तों, यही सब आपके बारे में आएंगे। उसके साथ लेखक और रचनाएं के बारे में भी आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। और आगे इस नोटिफिकेशन में बात किया गया कि जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो इंग्लिश सब्जेक्ट से बनेगा, जिसमें आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों इस एग्जामिनेशन में दोस्तों। और इसमें भी 2 पार्ट होते हैं आपके, एक व्याकरण होता है यानी ग्रामर, और उसके बाद आपके क्या होते हैं अपठित गद्यांश पर आधारित पेपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कि जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो बनेगा रीजनिंग यानी लॉजिक एंड रीजनिंग से आपका क्वेश्चन बनेगा, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ठीक है। ये निम्नलिखित टॉपिक है। आप क्या करेंगे, आप अपने वीडियो को पॉज करेंगे और जो आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसको आप क्या करेंगे 1 बाय 1 सभी टॉपिकों को आप अपने पढ़ लेंगे। इन्हीं टॉपिकों से आपका क्वेश्चन बनेगा रीजनिंग में, ठीक दोस्तों। आगे बात करते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में आपका 10 नंबर से आएगा दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपके पास 75 दिन है, इन दिनों में अपना तैयारी करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद आपका जो स्टैटिक होता है उसी को हम क्या बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, ठीक है दोस्तों। उसका भी जो क्वेश्चन बनेगा उससे 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और इसमें निम्नलिखित टॉपिक दिए जैसे भारत के पड़ोसी देश राजधानी मुद्रा यानी कि पूछ सकता है जो आप हमारे बगल के जो देश हैं उनका क्या राजधानी है, उनका क्या आपका मुद्रा है, इन बातों को पूछ सकता है। उसके साथ साथ भारत राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जान लीजिएगा। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के बारे में भी आप लोग क्या करेंगे जान लेंगे दोस्तों। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी जान लेंगे। अगर जैसे आपसे पूछ लेगा कि पर्यावरण दिवस कब आता है, इन सभी के बारे में आपसे पूछ सकता है। टीबी दिवस कब आता है, इन सभी बातों में आपसे पूछ सकता है। तो आप लोग 1 बाय 1 क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपके विश्व गठन एवं उनके मुख्यालय आपसे पूछ सकता है। भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में पूछ सकता है। इन टॉपिकों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इन्हीं टॉपिकों से आपका क्वेश्चन भरेगा। साथ में भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि जो आपका मतलब कि तमिलनाडु है उसका सबसे प्रिय कौन सा नृत्य है, इसके बारे में पूछ सकता है दोस्तों। उसके बाद आपका पूछ सकता है भारत विश्व के खेल के बारे में पूछ सकता है। निम्नलिखित आपके टॉपिक में से आपका क्वेश्चन बनेगा। आपको पूछ सकता है कि आपके पुस्तकों के बारे में पूछ सकता है, लेखक के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। पुस्तक एवं विजेताओं के बारे में पूछ सकता है। इन्हीं के बारे में आपसे पूछेगा, जो कि 10 नंबर में आएगा जनरल अवेयरनेस में, ठीक दोस्तों। तो आप इन जो आपको टॉपिक दिए गए हैं इस सिलेबस में उन टॉपिकों से अपना तैयार कर लीजिएगा। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, यदि अच्छा लगा तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ और जय हिंद, थैंक यू।